तो मैं आपका डेट घोषित हो चुका है। तो मैं खंड ए बहुविकल्पीय प्रश्न देखता हूँ, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का पिता जो है अलेक्जेंडर कनिंघम जी को कहा जाता है। दूसरा है बौद्ध और जैन ग्रंथ में कितने महाजनपद का उल्लेख है। ए में है 10, बी में है 12, सी में है 14, डी में है 16। तो बौद्ध और जैन ग्रंथों में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। तीसरा है अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई। ए में दिया है अशोक, बी में रुद्रदामन, सी में कनिष्क, डी में स्कंद गुप्त। तो इसका सही आंसर होगा बी, रुद्रदामन जो है अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी। चौथा है मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है। तो ए में दिया है 5, बी में 4, सी में 3 और डी में 9। तो इसका सही आंसर होगा बी, 4। मानव के संपूर्ण जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। पांचवा है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था। ए में कुशीनगर, बी में सारनाथ, सी में लुम्बिनी, डी में गया। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ यानी कि बी सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। छठा है इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी। ए में है किताब उल हिंद, बी में है रिहला, सी में आईन अकबरी, डी में है अकबरनामा। तो इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी, जिसमें सही आंसर हो जाएगा बी, रिहला। इब्न बतूता ने रिहला पुस्तक की रचना की थी। सातवां में है पद्मावत किसकी रचना है। ए में है कबीर, बी में तुलसीदास, सी में अमीर खुसरो, डी में मलिक मोहम्मद जायसी। तो पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 8 है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ। ए में 1526 ईस्वी, बी में 1556 ईस्वी, सी है 1565 ईस्वी और डी दिया हुआ है 1575 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1565 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 9 विजयनगर का किस राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहता है। तो ए में दिया है कालीकट से, बी में चोलों से, सी में पांड्य से, डी में बहमनी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बहमनी से। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थी। ए में ऐतिहासिक ग्रंथ, बी में सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज, सी में उस कालांश में बनी इमारतें एवं स्मारक, डी इनमें से सभी। तो मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में इनमें से सभी यानी कि डी आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी ऐतिहासिक स्रोत शामिल थी। 11वां में है अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया था। ए में दिया है 1562, बी में 1563, सी में 1564 और डी में 1565। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1563 ईस्वी। 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। 12वां दिया है संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह ए में दिया है 1857, बी में 1858, सी में 1855 और डी में 1860। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह शुरू हुआ था। और 13वां में दिया है कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था। ए में नाना साहिब, बी में वीर कुंवर सिंह, सी में रानी लक्ष्मीबाई, डी में दिलीप सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वीर कुंवर सिंह जी ने 1857 के विद्रोह में बिहार की तरफ से नेतृत्व किया था। 14वां सहायक संधि की व्यवस्था किसने की। ए में लॉर्ड क्लाइव, बी में वारेन हेस्टिंग, सी में लॉर्ड हेस्टिंग, डी में लॉर्ड वेलेजली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। 15वां है संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। ए में राजेंद्र प्रसाद, बी में जवाहरलाल नेहरू, सी में भीमराव अम्बेडकर, डी में सरदार पटेल। तो संविधान सभा की संचालक समिति के अध्यक्ष इसका सही हो जाएगा ए राजेंद्र प्रसाद जो थे वह संविधान सभा की संचालक समिति के अध्यक्ष थे। 16वां में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। ए में 1771 ईस्वी, बी में 1772 ईस्वी, सी में 1773 ईस्वी, डी में 1770 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1773 ईस्वी में है कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था। ए में गांधी जी, बी में जवाहरलाल नेहरू, सी में अबुल कलाम आजाद, डी में सुभाष चंद्र बोस जी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है वो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख आंदोलन था, जो कि नमक सत्याग्रह से जुड़ा हुआ एक आंदोलन था। 18वां है कैबिनेट मिशन भारत कब आया। ए में दिया है मार्च 1946 ईस्वी में, बी में अप्रैल 1945, सी में जून 1942, डी में मई 1945। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मार्च 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था। 19 में है मुस्लिम लीग की स्थापना कब कहाँ की गई थी। ए में 1905 ईस्वी लखनऊ में, बी 1906 ईस्वी ढाका, सी 1907 ईस्वी सूरत, डी 1909 ईस्वी कलकत्ता। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 ईस्वी ढाका में, बी ढाका में की गई थी 1906 ईस्वी। 20वां भारत में कितनी रियायतें थी। ए में है 562, बी में है 563, सी में है 564 और डी में है 654। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 562। भारत में कुल 562 रियासत थी। 21वां गुरु नानक का जन्म कब हुआ। ए में 1469 ईस्वी, बी में 1478 ईस्वी, सी में 1479 ईस्वी, डी में 1468 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1469 ईस्वी में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। 22वां में है किस यात्री को मध्यकालीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है। ए में है टेवनियर, बी में अग्नि बबूता, सी में मार्को पोलो, डी में अल-बरूनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मार्को पोलो को है मध्यकालीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है कि पुराणों की संख्या कितनी है। ए में है 16, बी में है 18, सी में है 19, डी में है 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पुराणों की संख्या कुल 18 है। 24वां में है महाभारत के फारसी अनुवाद का क्या नाम है। ए में रजमनामा, बी में है महाभारत, सी में है ग्रंथनामा, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो महाभारत के फारसी अनुवाद का नाम रजमनामा है। क्वेश्चन नंबर 25 हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। ए में है रावी, बी में है सिंधु, सी में है भोगवा, डी में है सरस्वती। तो हड़प्पा जो है
ये सही आंसर हो जाएगा रावी नदी। अगर तट पूछ दिया तो बाएं तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, पीर का अर्थ क्या है? पीर का अर्थ है ए में ईश्वर, बी में गुरु, सी में उलमा, डी में मौलवी। तो इसका सही आंसर पीर का अर्थ होता है बी, सही आंसर हो जाएगा गुरु। क्वेश्चन नंबर 27, बारबोसा कहाँ के यात्री थे? ए में इटली, बी में पुर्तगाल, सी में रूस, डी में फ्रांस। तो बारबोसा जो थे वह पुर्तगाल के यात्री थे, सही होगा। 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? ए में 1800, बी में 1812, सी में 1813, डी में 1850। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1813 ईस्वी में 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। 29वां है हड़प्पा नीति किसने लागू की थी? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड क्लाइव, सी लॉर्ड कर्जन, डी वारेन हेस्टिंग। तो ए हो जाएगा सही आंसर, लॉर्ड डलहौजी जी ने हड़प्पा नीति लागू की थी। हड़प नीति किसने लागू की थी? तो ये हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी जी ने हड़प नीति लागू की थी। क्वेश्चन नंबर 30, कोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कब की गई थी? ए कलकत्ता, बी मद्रास, सी बॉम्बे, डी दिल्ली। तो सही आंसर बी हो जाएगा मद्रास। कोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना जो है मद्रास में की गई थी। अब हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न खंड बी में। अब हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 31वां नंबर है। हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ विकसित हुई थी? हड़प्पा सभ्यता जो है वह पाकिस्तान, दक्षिण अफगानिस्तान, गुजरात। याद रखेंगे हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान, दक्षिण अफगानिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में विकसित हुई थी। 32वां है शक संवत का आरंभ किसने किया था? 32 क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में कि शक संवत का आरंभ किसने किया था? तो उत्तर हो जाएगा शक संवत का आरंभ कनिष्क ने किया था। 33वां जो है नाट्यशास्त्र के लेखक का नाम लिखिए। तो नाट्यशास्त्र का लेखक का नाम जो है भरत मुनि। भरत मुनि जो है वह नाट्यशास्त्र के लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 34, सांची के स्तूप की खोज किसने की? तो इसका उत्तर होगा सांची के स्तूप की खोज 1818 ईस्वी में जनरल टेलर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 35, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक की रचना किसने की? तो उत्तर होगा ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक की रचना फ्रांसिस बर्नियर ने किया है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है कि सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन को शुरू करने वाले कौन थे? तो उत्तर होगा सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन को शुरू करने वाले अलवार और नैनार संत थे। अलवार और नैनार संत थे जो है भक्ति आंदोलन को शुरू करने वाले संत थे। अब क्वेश्चन नंबर 37 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो इसका उत्तर होगा बहमनी राज्य की राजधानी 1347 और 1425 के बीच हसनाबाद थी, जिसे अब गुलबर्गा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। अब हम खंड सी लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, अस्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक अस्थायी व्यवस्था हेतु समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा 1793 को लागू किया गया। अब हम देखते हैं इसकी विशेषता। तो अस्थायी बंदोबस्त की विशेषताएं इस प्रकार से है। अस्थायी बंदोबस्त बंगाल के राजाओं तथा तालुकेदारों के साथ किया गया। दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसके द्वारा उन्हें भूमि का स्वामी बना दिया जाता था एवं भूमि अधिकार स्वीकार कर लिए जाते थे। तीसरा पॉइंट है जमींदारों द्वारा सरकार को दिया जाने वाला वार्षिक लगान अस्थायी रूप से निश्चित कर दिया गया। चौथा है जमींदार ग्राम में भूस्वामी नहीं अपितु राजस्व संग्राहक भी था। उन्हें आदेश दिया गया कि किसानों से लगान उनका मूल रूप से वसूल की गई धनराशि का केवल 1/11 भाग अपने पास रखे और 10/11 भाग सरकार को दे। जमींदार भूमि को विक्रय कर सकते थे अथवा गिरवी रख सकते थे। ठीक है, अब हम देखते हैं 40 क्वेश्चन नंबर जो है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो खिलाफत आंदोलन जो है 1919, याद रखेंगे इसे भी 1919 से 1920 के बीच में चली थी। 1919 और 1920 मोहम्मद अली और शौकत अली दो प्रमुख भाई थे, जिनके नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। तुर्की के सुल्तान को मुस्लिम संसार के खलीफा अर्थात धार्मिक प्रमुख का पद प्राप्त था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने यह घोषणा की थी कि युद्ध के बाद तुर्की का विभाजन तथा खलीफा के पद को समाप्त कर दिया जाएगा। ब्रिटेन की इस घोषणा से भारतीय मुसलमानों को ठेस पहुंचा, अतः उन्होंने ब्रिटेन के खिलाफत आंदोलन चलाने का निश्चय किया, जो खिलाफत आंदोलन के रूप में सामने आया। चूंकि यह खलीफा पद के संरक्षण के पक्ष में किया गया आंदोलन था, अतः उसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। कांग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन किया और गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन के साथ विलय करा लिया। क्वेश्चन नंबर 41, अभिलेख से आप क्या समझते हैं? इनका क्या महत्व है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं। अभिलेखों में इनके निर्माण की तिथि भी खुदी होती है तथा जिन पर तिथि नहीं होती उनका काल निर्धारण लेखन शैली के आधार पर किया जाता है। भारत में प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषा में है, जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया है। इसका महत्व हम देखते हैं। पहला है अभिलेख प्राचीन काल के अध्ययन के लिए अत्यंत प्रामाणिक और विश्वसनीय स्रोत होते हैं, क्योंकि ये समकालीन होते हैं। दूसरा, अभिलेख बनवाने वाले अभिलेखों से शासक के विचार, राज्य विस्तार, उपलब्धियां, चरित्र, जनभावना का पता चलता है। तीसरा, अभिलेख से तत्कालीन धर्म, संस्कृति, रीति रिवाजों की जानकारी मिलती है। चौथा, अभिलेख से तत्कालीन भाषा और लिपि का ज्ञान होता है। पांचवा, शासकों के आदेश, शत्रु विजय तथा नागरिक अधिकारों की जानकारी मिलती है। छठा में है अभिलेखों से उस काल के समय का ज्ञान होता है। सातवां में है अभिलेख प्राचीन इतिहास के स्थायी प्रमाण होते हैं। आठवां में अभिलेख से तत्कालीन अर्थव्यवस्था की भी जानकारी मिलती है। ठीक है, और नौवां में अभिलेख से शासक और प्रजा के बीच का संबंध का भी पता चल जाता है। फिर हम देखते हैं 42वां क्वेश्चन नंबर, कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका का वर्णन। मध्यकालीन भारतीय कृषि समाज में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। खेतीहर परिवार से संबंधित महिलाएं कृषि उत्पादन में सक्रिय सहयोग प्रदान करती थी तथा पुरुषों के कंधा मिलाकर खेती करती थी।
और काम भी करती थी। पुरुष खेती की जुताई और हल चलाने का काम करते थे, जबकि महिलाएं मुख्य रूप से बुआई, निराई तथा कटाई का काम करती थी। पकी फसल का दाना निकालने में भी सहयोग करती थी। वास्तव में मध्यकाल, विशेष रूप से 16वीं और 17वीं सदी में ग्रामीण इकाइयां एवं व्यक्तिगत खेती का विकास होने के कारण घर परिवार के संसाधन तथा श्रम उत्पादन का प्रमुख आधार बन गया। अतः महिलाओं और पुरुषों के कार्य क्षेत्र में एक विभाजन रेखा खींचना कठिन हो गया। उत्पादन के कुछ पहलू जैसे सूत काटना, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करना और गूंथना, कपड़ों पर कढ़ाई करना आदि मुख्य रूप से महिलाओं के श्रम पर ही आधारित थी। किसान और दस्तकार महिलाएं न केवल खेती के काम में सहयोग करती थी, अपितु आवश्यक होने पर नियोक्ताओं के घरों में भी काम करती थी और अपने उत्पादन के बेचने के लिए बाजारों में भी जाती थी। श्रम प्रधान समाज में महिलाओं को श्रम का एक महत्वपूर्ण संसाधन समझा जाता था, क्योंकि उनमें बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता थी। किंतु हमें याद रखना चाहिए कि महिलाओं की जैव वैज्ञानिक क्रियाओं से संबंधित पूर्वाग्रह अभी विद्यमान थे। उदाहरण के लिए पश्चिमी भारत में रजस्वला महिलाएं हल अथवा कुम्हार के चाकू नहीं पकड़ सकती थी। इसी प्रकार बंगाल में महिलाओं को मासिक धर्म की अवधि में पान बगानों में जाने की मनाही थी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है संविधान सभा की प्रमुख समितियों का वर्णन करें। तो उत्तर हो जाएगा संविधान के निर्माण का कार्य करने के लिए अनेक समितियां बनाई गई, जिनमें प्रमुख थी, पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संचालन समिति, दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संघ संविधान समिति, तीसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में प्रांतीय संविधान समिति, चौथा JB कृपलानी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ध्वज समिति, पांचवां भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की प्रारूप समिति। क्वेश्चन नंबर 44, किताबुल हिंद पर एक लेख लिखें। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 है महाभारत के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो महाभारत भारतीय संस्कृति तथा हिंदू धर्म के विकास का लेखा जोखा है। यह एक बहुआयामी ग्रंथ है। इसमें समाज के सभी अंग जैसे राजनीति, धर्म, दर्शन तथा आदर्श की झलक मिलती है। उनमें युद्ध व शांति, सद्गुण व दुर्गुण की व्याख्या की गई है। भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। रूपक कथाएं संभवतः काल्पनिक है। निश्चित रूप से सामाजिक मूल्यों के अध्ययन के लिए महाभारत एक अच्छा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 46 है आम लोग विभाजन को किस तरह से देखते थे। तो हम लोग विभाजन को भिन्न भिन्न नजरों से देख रहे थे। जैसे कुछ लोगों को लगता था कि शांति के स्थापित होते ही वे अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। वे इसे कोई अस्थायी प्रक्रिया नहीं मान रहे थे। दूसरा, विभाजन के दंगों से बचने के लिए कुछ लोग इसे मारामारी, मार्शल लॉ, रौला हुल्लड़ आदि शब्दों से संबोधित कर रहे थे। तीसरा, कुछ लोग इसे एक प्रकार का गृहयुद्ध मान रहे थे। चौथा, कुछ लोग ऐसे भी थे जो स्वयं को उजड़ा हुआ और असहाय अनुभव कर रहे थे। उनके लिए विभाजन उनके बचपन की यादें छीनने वाला तथा मित्रों तथा रिश्तेदारों से तोड़ने वाला मान रहे थे। क्वेश्चन नंबर अब हम खंड डी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं कि 4 प्रश्नों का उत्तर दें। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन आंसर रहेंगे। इब्न बतूता द्वारा वर्णित डाक व्यवस्था का वर्णन करना है। तो पूरा इसमें लिखना होगा इब्न बतूता का द्वारा डाक व्यवस्था। इसके बाद है 48 अकबर की धार्मिक नीति का वर्णन करें। इसके बाद है क्वेश्चन 4 कुशल एवं व्यवस्थित नागरिक प्रबंध। क्वेश्चन नंबर 52 असहयोग आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं, वर्णन करें। तो अंग्रेजों की दमनकारी नीति के विरोध में गांधी जी ने अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन का प्रारंभ की थी। 1920 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन तथा नागपुर अधिवेशन में गांधी जी की घोषणा का कांग्रेस ने समर्थन किया। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम, उपाधियों और अवैतनिक पदों का बहिष्कार, सरकारी सभाओं का बहिष्कार, स्वदेशी का प्रयोग, सरकारी स्कूलों कॉलेजों का परित्याग, वकीलों द्वारा सरकारी न्यायालय का परित्याग, गांधी जी तथा अन्य व्यक्ति द्वारा उपाधियों के परित्याग से इस आंदोलन की शुरुआत हुई। तो इस प्रकार से असहयोग आंदोलन के प्रभाव भी दिए हुए हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैंने आज के इस वीडियो में आप लोगों को 12th क्लास के हिस्ट्री का मैंने यह वीडियो लाया। यह जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।